जी जनाब। मेरा ख्याल है जब क्विज अटेम्प्ट करेंगे ना, वो फिर उसके कोई बाद सवाल नई शायद क्वेरीज याद आएंगी। नहीं। इस वक्त तो फिलहाल तो क्योंकि अभी हम वो थोड़ा सा भूले भूले हुए हैं, ओके। क्योंकि अगला पढ़ना शुरू कर दिए, तो उसके सवाल अभी फिलहाल जहन में नहीं आ रहे। लेकिन मैं कहा जब क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो क्यूरीज आएंगे, मेरे ख्याल उसकी क्यूरीज तब तक के लिए पेड कर देंगे। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मॉड्यूल 3 में आप लोगों ने कहा कि रिस्क तक हमने पढ़ लिया है, तो इसमें काफी कुछ है। 135 स्लाइडें हैं इस मॉड्यूल के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 लेक्चर में शायद ये कवर हो जाती हैं। मतलब आपने एक देख लिया, एक हम अगली दफा देख लेंगे, अगली दफा हम इसका भी टेस्ट कर लेंगे। मतलब अगली क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर मैं आपको अगली क्लास के एंड में आपको मैं उसका टेस्ट दे दूंगा। अच्छा जी, डूइंग द वर्क आपको याद होगा, जो मैंने आपको बताया था। एक मिनट, आपको स्क्रीन पे पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो चेक कर लूं जरा। जी हाँ, आ रहा था। ओके। अब ये मॉड्यूल 2 आ गया, नहीं, मॉड्यूल स्टार्टिंग द 2 में प्रोजेक्ट। मॉड्यूल 3 आपको दिखाना है। ओके, ये आया जी मॉड्यूल 3 डूइंग द वर्क वाली स्लाइड आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। ओके। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो कुछ हमने पहले पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आपने देखा कि जो शुरू वाला पोर्शन था मॉड्यूल 2 का, उसमें तो उसने स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी के ऊपर जोर दिया हुआ था। उसके बाद उसके बाद बचे कुछ नॉलेज एरिया जो प्लानिंग के लिए रिक्वायर्ड है, उसने उनका प्रोक्योरमेंट का जिक्र किया और चीजों का जिक्र किया। तो वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, प्लानिंग आपकी मुकम्मल हो गई। नाउ यू आर प्रैक्टिकली इन एग्जीक्यूशन। नाउ ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क अगर यहाँ पे दिया हुआ है इसका कोई काम प्लानिंग में नहीं है, इसका बेशक बड़ा इंपॉर्टेंट काम प्लानिंग में है, और वो है रिस्कों को आइडेंटिफाई करना और रिस्कों की रिस्पॉन्सेज को प्लान करना। ये काम आप पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां पर उसकी इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी कि जो जो रिस्क रिस्पॉन्सेज, एक तो उन रिस्कों पे नजर रखना, और फिर उन रिस्कों की आप जो 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 इकदाम उनके ऊपर लेने हैं वो उनके ऊपर लिए जाना। तो मतलब प्रैक्टिकली इन एग्जीक्यूशन एक्शन आपका जो शुरू होता है रिस्क के हवाले से, यहां शुरू होता है। और रिस्क एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके बारे में आपको पूरे प्रोजेक्ट में मुसलसल जागते रहना है, लेकिन उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाता है वो यहां लिया जाता है। क्योंकि रिस्क एक अनसर्टेनिटी है। अगर तो ये अक्कर हुआ तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, अगर ये अक्कर ना हुआ तो कुछ नहीं करने की जरूरत। या मैं यूं कह दूं कि अगर इसके ये होने वाला हुआ, अरे क्योंकि एक बात बड़ी समझने वाली है कि रिस्क जब अक्कर हो जाता है तो फिर वो रिस्क नहीं रहता। रिस्क जब अक्कर हो जाता है तो वो रिस्क नहीं रहता, क्योंकि रिस्क बाय डेफिनेशन अनसर्टेनिटी का नाम है। कोई चीज जो अभी हुई नहीं है और जिसके होने का कोई इम्कान है, तो हम उसमें कहते हैं जी इतने फीसद चांसेस हैं कि ये चीज हो जाएगी या होने का इम्कान है। लेकिन जब एक चीज हकीकत बन के सामने आ जाए तो फिर वो रिस्क नहीं रहती। मिसाल के तौर पे आपने कहा बारिश होने का इम्कान है और बारिश हो गई, तो जब बारिश जो ही हो गई वो रिस्क नहीं रही, वो एक हकीकत बन चुकी है। दैट इज अ फैक्ट दैट बारिश हो रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये रिस्क है। बारिश रिस्क नहीं रहा, बारिश अब इशू बन गया, अब ये मसला बन गया। अब भले और वो जो हम वो जो रिस्क जी और जी वो जो रिस्क के लिए हम जो इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसको रिस्क ट्रांसफर कह देते हैं। वो जो उसका, हाँ जी, जहाँ जहाँ इंश्योरेंस ली जाए तो उसको ट्रांसफर कहते हैं। और इसकी रिस्क रिस्पॉन्सेज तो ट्रांसफर है। और भी है ना बहुत सारी। रिस्क को ट्रांसफर भी किया अच्छा। जा सकता है, रिस्क को क्या कहते हैं, मिटिगेट भी किया जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता है, और बहुत कुछ किया जा सकता है इसके साथ। तो दिस इज नॉट सही ओनली है। द वन पॉसिबिलिटी कि हमने रिस्क को सिर्फ ट्रांसफर ही करना है। और ट्रांसफर करने में सही। ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टिंग हम करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं,
तो उसके अंदर हम जो रिस्क हम खुद हैंडल नहीं करना चाहते वो हम सब कॉन्ट्रैक्टर को शिफ्ट कर देते हैं, जी हाँ, या उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं अगर कोई इंश्योरेंस ले फ्लड लेते आ हैं। रहा हो या कुछ। एग्जैक्टली। जी हाँ। अच्छा जी, तो रिस्क के हवाले से एक बात थी, इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि रिस्क तब तक रिस्क है जब तक ये अक्कर ना हो जाए। जो ही ये अक्कर कर जाता है ये रिस्क नहीं रहता बल्कि इशू बन जाता है। और इशू मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है। जब कुछ हो जाए तो फिर क्या करना है, वो इशू मैनेजमेंट है। जब किसी चीज के होने का इम्कान हो, हमें यकीन तो नहीं है ना कि ये अकर करेगा, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर करना, सोचना कि अगर ऐसा। अच्छा, अब ये जो एक्शन हमने लेना होता है ना रिस्क के ऊपर, ये उस वक्त लेना होता है रिस्क के अकर होने से पहले पहले। मिसाल के तौर पे अगर आग लगने का चांस है तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर अगर लगाता हूं तो ये खर्चा मैंने आग लगने से पहले किया और इसकी वजह से मेरी कोई बचत हो जाएगी। तो वो तमाम इकदाम भले ये रिस्क अक्कर होने के बिल्कुल करीब के वक्त में एक्शन लिया जाए या बहुत पहले लिया जाए, ये सारे रिस्पॉन्सेस कहलाती हैं। लेकिन जब हम कोई सूदमंद रिस्पॉन्स ना ले सकें या रिस्क को इफेक्ट ना कर सकें और रिस्क अक्कर हो जाए तो तब वो इशू ही बन जाता है। और फिर बेशक ये पैसा जो हमने इसके लिए मुख्तस किया था ये हम इस पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अ, अब वो इशू के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये रिस्क और इशू की बात तो समझ आ गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाय नेम रिस्क लगता ऐसा है कि कोई बुरी चीज। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि रिस्क कोई नेगेटिव चीज नहीं है, इट कुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। सो रिस्क इज क्या रिस्क इज जस्ट एन अनसर्टेनिटी विच हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, राइट। जब किसी काम के होने का इम्कान हो तो हम कहते हैं ये इसका रिस्क है। और उस इम्कान के होने से हमारा फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। भाई इम्कान है कि आपकी लॉटरी निकल आएगी, तो लॉटरी का निकलना एक पॉजिटिव रिस्क है और पॉजिटिव रिस्क को हम अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। और जो कोई नुकसान है तो वो आपका नेगेटिव रिस्क है और उसको हम थ्रेट भी कहते हैं। तो बाय बाय नेम रिस्क इज नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव। रिस्क जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये सोचना, जब रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए तो ये सोचना कि सिर्फ नेगेटिव रिस्कों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अंदाजा कीजिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। मैं मानता हूं कि जो नुकसान होने का इम्कान है उसको तो दूर करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाएं आप तो ये भी ज्यादती होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, और हमें ये पहले से बहुत दूरअंदेशी के साथ प्लानिंग के दौरान रिस्क मैनेजमेंट का मुकम्मल प्लान बनाना है, रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, रिस्क की उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव भी करना है, क्वांटिटेटिव भी करना है। और बिल्कुल तफसील के साथ करने के बाद, बड़ी दिमाग सूजी के बाद, हम रिस्कों की रिस्पॉन्सेज क्रिएट करेंगे और वो रिस्पॉन्सेज हम लिख के बना के रख लें। अब जब वक्त आया डूइंग द वर्क, ये वो वक्त है कि हमने दो काम करने। एक तो रिस्कों पे नजर रखनी है, मॉनिटर करना है कि यार ये रिस्क जो हमने सोचा था कि इस मोमेंट पे आने वाला है, क्या इसके आने के कोई आसार हैं, आसार ज्यादा होते जा रहे हैं, नहीं होते जा रहे हैं। तो हमें उस पर नजर रखनी है। अगर हमें वो आता हुआ नजर आए अपनी तरफ तो फौरी तौर पे हम संभल के बैठ जाएंगे और वो जो इकदामात हैं वो सही वक्त पे, जिस वक्त अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, हमें वो इकदामात करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर बारिश होने का इम्कान है, बादल काले आ चुके हैं, अंधेरा छाया हुआ है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तो भाई दिस इज द टाइम टू ओपन द अम्ब्रेला और वट एवर स्टेप्स यू हैड थॉट आउट। यार हमारी कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा, तो या तो कंस्ट्रक्शन का काम रोक दें,
बारिश होने वाली है, और या फिर जो भी आपने अल्टरनेटिव इंतजाम किया था कि हमको शेड के अंदर उसको कोई कवर कर लेंगे कोई और तरीके कार से और फिर काम जारी रखेंगे, तो फिर आप तरपाल वगैरह डालें, जो भी कोई कार्रवाई आपने सोची थी जो रिस्पॉन्स में, उसके ऊपर अमल पैरा होने का टाइम आ गया है। और अगर बारिश या उस बारिश से या उस बारिश से जो है पानी स्टोर कर ले वो तो कंस्ट्रक्शन एक का, अलग चीज है ना। देखें रिस्क जो होता है ना या वो फायदा भी हो सकता है। हाँ, वो फायदा भी हो वो सकता है बारिश का कि हम इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक इवेंट था इसके अंदर एक से ज्यादा रिस्क मुमकिन है, कोई पॉजिटिव भी है कोई नेगेटिव भी है कोई और भी है, तो मैं इनको अलग अलग रिस्कों के तौर पे डील करूंगा, इनको एक रिस्क में नहीं रखूंगा। जो पॉजिटिविटी है वो एक अलग मसला है मेरा, उसको मैं अलग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ट्रीट करूंगा, और जो नेगेटिविटी है उसको मैं अलग तरीके से करूंगा। अच्छा, इसी ये बात से बात अगर निकल ही आई है, तो इस रिस्क की जब स्टेटमेंट बनाई जाती है वो ये नहीं होती कि बारिश होने का इम्कान है। रिस्क में वाज़ेह तौर पे हमें ये बताना होता है कि क्या होने का इम्कान है, उस नहीं सॉरी स्टार्ट करते हैं, क्या वजह है, व्हाट इज द कॉज जिसकी वजह से वो रिस्क अकर होने, जो फिर रिस्क को बयान करें, पहले वजह को बयान करें, फिर रिस्क को बयान करें, और फिर उसके होने वाले असर को बयान करें। इसको कहते हैं कॉज रिस्क इफेक्ट। ये एक फॉर्मेट है। आप जो एक फिक्रा बयान करेंगे उस फिक्रे के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा उस रिस्क की कॉज, क्यों ऐसा हो सकता है, उसके बाद जो रिस्क है वो बताएं, और उसके बाद बताएं उससे आपकी सेहत पे क्या बुरा असर पड़ने वाला है, या फॉर दैट मैटर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इसका क्या असर होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई डूब के मर जाए या कुछ हो जाए, मेरे प्रोजेक्ट में बताइए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट। आप कहें कि जी वो पंजाब में इतने लोग डूब के मर गए, भाई मेरा प्रोजेक्ट पे बताएं कि इस बारिश का क्या असर पड़ रहा है, मुझे उससे कंसर्न है। इसी तरह बारिश क्यों होने का चांस है, वाई डू यू से कि बारिश होने का चांस है। अगर अगर मैं मान लूं कि बारिश होने का इम्कान ही मेरा रिस्क है, तो बारिश क्यों होगी, क्योंकि आजकल मानसून का सीजन चल रहा है। अगर मानसून का सीजन चल रहा है तो दैट इज अ वैलिड रीजन कि बारिश होने का इम्कान है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि प्लानिंग करते वक्त आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपने ऐसे मौसम के अंदर काम क्यों शुरू किया जब बारिश होने का इम्कान था, और आपका काम बारिश होने से रुक सकता है। मैं मानता हूं कोई आपकी रीजन होगी, कोई इमरजेंसी होगी, कोई कुछ कुछ होगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर ये कॉज आपको पहले से पता थी तो आपको इसके बारे में सोच लेना चाहिए था। अगर आप इस कॉज को रिमूव करें तो आपका रिस्क खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। ये रिस्क की रिस्पॉन्स का भी एक तरीका है कि हम पहले जब रिस्कों को देखते हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, कॉजेज के हिसाब से करते हैं कि जी कॉजेज, अच्छा कई चीजें ऐसी होती हैं, कई रिस्क ऐसे हो सकते हैं जिनकी कॉज कॉमन हो। अगर कॉमन कॉज है 10 रिस्कों की और मैं उस कॉमन कॉज को रिड्यूस कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, तो 10 रिस्क बचत हो गई आपकी स्ट्रेट अवे। सो दिस इज हाउ आई रिस्पॉन्ड टू द रिस्क, ये एक तरीका है। इसके अलावा कुछ मेजर्स भी होते हैं और रिस्पॉन्सेज भी हम बनाते हैं, तो वो सब कुछ आएगा इसमें। एनीवेज, रिस्क के ऊपर और बात करते हैं। इसके बाद जनाब जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने का मतलब तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि प्लानिंग में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जिसमें तमाम नॉलेज एरियाज के मैनेजमेंट प्लान शामिल थे। मतलब तरीका कार हमने हर चीज का बयान कर दिया। लेकिन याद रहे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज नथिंग एग्जीक्यूटेबल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज अ काइंड ऑफ बुक ऑफ रूल्स अबाउट सेवरल थिंग्स। स्कोप के रूल्स क्या हैं, स्केड्यूल के क्या हैं, कॉस्ट के क्या हैं, मतलब क्या असूल और ज़वाबित के तहत आपने ये काम करना है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन योर बेसलाइन। बेसलाइन वाज एक्शनेबल आइटम्स, और ये बेसलाइन जो बनी थी वो 3 चीजों की बनी थी अगर आपको याद हो। स्कोप की बेसलाइन थी, स्केड्यूल की थी, और कॉस्ट की थी। ये 3 बेसलाइंस असल में डूइंग द वर्क में एग्जीक्यूटेबल है आपके पास,
तो जब वो कहता है एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, इसका मतलब है कि उन 3 बेसलाइंस पे अमल पैरा हो जाएं, और जब होंगे तो प्लान के मुताबिक आप वैल्यू डिलीवर करना शुरू करेंगे, बिजनेस वैल्यू डिलीवर होना शुरू होगी, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, फायदे आने शुरू होंगे, आउटकम्स निकलेंगे। तो कहने का मकसद है कि जब हम एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द बेसलाइन या प्लानिंग करेंगे तो वो उसके नताइज निकलना शुरू होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बेस लाइनों पे अमल हो रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहां गया और उसका क्या मकसद है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का सिर्फ ये मकसद है कि अगर कोई चीज बेस लाइन के मुताबिक अमल पैरा ना की जा सकती हो, अगर उसके ऊपर आप अमल ना कर सकते हो, लाजमी बात है रिस्क हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, नई सूरत हाल हो सकती है, आपकी प्लानिंग का फ्लॉ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में जो ही आपको कोई गलती अपनी प्लानिंग में सामने नजर आएगी, इसका मतलब है कि बेस लाइन में गलती है। उसको दुरुस्त करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ चेंज कंट्रोल हमें चलाना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म कहाँ लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में लिखा हुआ है। और जहां जहां तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, वो कोई भी बेस लाइन हो सकती है, तो ये बेस लाइन आपके पास है। और ऐसा अगर आप कहें कि जो असूल जवाबित लिख के रखे थे वो कोई गलत था और उसमें कोई तब्दीली करनी है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में भी तब्दीलियां हो सकती हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल आइटम है ना जी, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कतन नहीं है, वो बेस लाइन है। असल में बेस लाइन को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन क्या चीजें होती हैं? एक तो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, वगैरह वगैरह वगैरह, तो 10 12 15 आपके पास मैनेजमेंट प्लान होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ असूल और जवाबित लिखे होते हैं। उसमें ये तारीखें नहीं लिखी होती कौन सा काम किस तारीख को करना है। उन असूल और जवाबित को ये भी नहीं पता होता कि काम कौन कौन से हैं। ये जो डाटा है सारा, ये मेरी बेस लाइनों में है। ये मेरे जो स्केड्यूल की बेस लाइन है, गैन चार्ट बता रहा है कि कौन सी एक्टिविटी, उसका नाम क्या है, वो कब शुरू करनी है, कब खत्म करनी है, कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, वगैरह वगैरह। ऑल दैट डाटा इज इन माई स्केड्यूल बेस लाइन। और पैसे कब कब कितने कितने खर्च करने हैं, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या करना है, वो सब कॉस्ट बेस लाइन में पड़ा हुआ है। और काम क्या करना है, वो सब स्कोप बेसलाइन में पड़ा हुआ है। और ये जो स्केड्यूल और कॉस्ट बने हैं इन दोनों की बेसलाइन, ये बुनियादी तौर पे स्कोप की बेसलाइन पे इन्हिसार करके बनी है। तो इस हिसाब से हम जो चीज एग्जीक्यूट करते हैं वो बेसलाइन करते हैं। और बेसलाइन में अगर कोई तब्दीली हो, उसका तरीका हमने चेंज मैकेनिज्म बनाया हुआ है हमने कि जी क्या तरीकाकार होगा, चेंज कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, क्या तरीकेकार होगा, उसके तहत हम अपनी चेंज करते हैं। और अगर जहां जहां तब्दीलियां, अगर बेसलाइन को बदलना है उसकी इजाजत ली जाती है। और अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कोई असूल गलत लिखा हुआ था उसको ठीक करना है, कोई अजम्पशन गलत थी उसको ठीक करना है, तो वो फिर आप प्लान के अंदर जाके दुरुस्ती करते हैं। तो ये आपकी मेन क्रक्स, आपका ये एग्जीक्यूशन है। अब जब जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो लाजमी बात है कि योर टीम इज वर्किंग and you are interacting with your stakeholders also. So बुनियादी तौर पे communication would be happening. The reports are being prepared, they are being communicated. कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब हो रहा है, तो there's a lot of communication going on, and this communication should also have been properly and deliberately planned during planning. कौन किससे क्या कम्युनिकेट करेगा, ये पहले से लिख के रखें कि क्या रिपोर्ट कौन निकालेगा, कब निकालेगा, कैसे निकालेगा। और अब आपका वक्त आ गया है मैनेज करने का, तो ये इंश्योर करें कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक जो जो रिपोर्टें निकलनी थी, क्या वो वक्त पे निकल रही हैं या नहीं निकल रही। इसी तरह जो आप, मैंने कहा स्टेक होल्डर्स के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, टीम के साथ करेंगे। स्टेक होल्डर बहुत नाजुक चीज है, आपको पता ही है कि स्टेक होल्डर आपका कस्टमर भी है, स्टेक होल्डर और लोग भी हैं जो आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे आपने लाजमी बात है रिक्वायरमेंट जब उठाई थी तो यू हैड बीन इन्वॉल्व विद देम। आपने इनकी बात सुनी, समझी, उनको तसल्ली दी, उनके हिसाब से प्लानिंग की, उनसे अप्रूवल लिया। अब वक्त आ गया है काम करने का। अब आपने उनको दिखाना है, इंश्योर करना है, टेक देम ऑन बोर्ड, एंगेज रखें इनको। ऐसा ना हो कि एक स्टेक होल्डर नाराज होकर बैठा हुआ है कि मुझे तो बताते ही कुछ नहीं है। भले आप कितना ही अच्छा क्यों नहीं काम कर रहे होंगे, वो स्टेक होल्डर
आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। So why don't you involve and engage these stakeholders in the working? Treat them as your team members. उन्हें कहें जी आए जी देखें ये काम हो रहा है ये हो रहा है, और उनको ट्रू पिक्चर से आगाह करें। लाजमी बात है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि वी डोंट नीड टू इंटीमेट टू देम वेरी माइन्यूट डिटेल्स बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम। उनको जिस लेवल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो उनकी तसल्ली जिससे होती है, उस लेवल की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें और उनको एंगेज रखें। ये आपका बड़ा मेजर काम। फिर जब आप काम कर ही रहे हैं और बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि यू विल बी प्रोड्यूसिंग द आउटपुट्स, आउटकम्स। तो प्रोजेक्ट के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, डिजाइन भी आ जाते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट भी आ जाती है, वो भी क्रिएट होंगे। डिजाइनें बन रही हैं, कोई और चीज बन रहा है, कोई whatever is being created from execution is the project artifacts। फिर प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई तब्दीलियां हैं, लाजमी बात है कि एग्जीक्यूशन के वक्त हम काम तो बिल्कुल उसके मुताबिक कर रहे हैं जो कि आपके बेसलाइन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई चीज ठीक नहीं हो रही या गलत प्लान हो गया था या जिसको बारे में आप पहले सोच नहीं सकते थे, तो वो चीजें सामने आएंगी, तो आपको प्रोसीजर चेंज मैनेजमेंट प्लान में मिलेगा। तो इन चेंजेस को मैनेज कैसे करना है, किसकी परमिशन चाहिए, क्या हदें हैं जिनसे बाहर कोई चीज निकल जाएगी तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चेंज का पूरा प्रोसीजर है, ये हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा और फिर उसके मुताबिक प्लान में भी तब्दीली आएगी। और अगर आप जो आपका बेस लाइन है, खासतौर पे बेस लाइन में तब्दीली आएगी। प्लान को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को, क्योंकि वो तो बुक ऑफ रूल्स है। अगर कोई रूल्स गलत है, कोई असूल गलत आपने ले लिए हैं कि स्केड्यूल में मिसाल के तौर पे 4 घंटे से ज्यादा का डिले नहीं होना चाहिए, ये एक असूल है, तो 4 घंटे से आप कहते नहीं यार 4 घंटे तो बहुत ज्यादा रख दिया, 2 घंटे से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोई असूल अगर बदलने हैं तो हम मैनेजमेंट प्लान को बदलेंगे। लेकिन असल डाटा जो है प्रोजेक्ट का, फिजिकल डाटा, कौन सी एक्टिविटी किस वक्त शुरू होगी, किस वक्त खत्म होगी और कितने बंदे लगेंगे, वगैरह वगैरह, ये बेस लाइन में दिया हुआ है। इसी तरह जनाब जो रिस्क अक्कर हो जाते हैं और आप उनको ट्रीट नहीं कर पाते, वो इशू बन जाते हैं। तो ये है जी, उन इश्यूज को भी मैनेज करना है। अच्छा, यहाँ एक बात समझने वाली है, सारे ही रिस्कों को आइडेंटिफाई कर लेना नामुमकिन है। आप 1000 कोशिश करेंगे और अच्छी बात है, जितने ज्यादा सोचे, जितना ज्यादा आप अपना प्रोएक्टिव हो, उतने आप ज्यादा रिस्कों को आइडेंटिफाई करेंगे और ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप सारे रिस्कों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुदरती चीज नहीं है। यू कांट डू इट। सो देयर विल ऑलवेज रिमेन सम रिस्क्स व्हिच आर अननोन टू यू। मतलब ना तो उनको सोचा जा सकता था, ना उनकी कोई मेजर सोचे जा सकते थे, क्या करेंगे हम, तो कुछ बिल्कुल ब्लैंक है। सो सच अननोन विल अकर, and if and when they occur they will directly become issues, because वो हमारी किताबों में तो उनका नाम ही नहीं था। रिस्क तो वो थे, लेकिन उनको हमने लिखा नहीं हुआ था, हमें पता नहीं था और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो सच रिस्क विच अक्कर सडनली और उनका कोई पहले आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उनको वो डायरेक्टली आके इश्यूज बन जाते हैं। लेकिन जिन रिस्कों पे हमने नजर रखी हुई होती है और वो फिर भी अक्कर हो जाए, या तो पहले तो हम उसको बचत करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अक्कर हो जाए, तो वो भी इशू बन जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हियर इज इंश्योर दैट नॉलेज ट्रांसफर टू प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी। मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे जो कुछ सीख रहे हैं, उसको हमने आगे ट्रांसफर करना है। खैर, ये मैंने एक क्विक समरी आपको दिया है कि ये सारे चैप्टर में, तो आपको याद होगा कि हमने कहा कि डूइंग द वर्क जो है, ये हमारा जो ट्रेनिंग के हिसाब से तीसरा मॉड्यूल है या तीसरा दिन है, और इसका ताल्लुक भी प्रोसेस ही से है। पहले जो लेसन 2 था, जब पिछला वाला जो आपने मॉड्यूल 2 खत्म किया, वो प्लानिंग की हद तक गया था, और ये वाला जो है ये एग्जीक्यूशन की हद तक जा रहा है। और जब आप ये मॉड्यूल खत्म कर लेंगे तो यू विल बी डन विद प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेस विल बी डन। फिर आप चले जाएंगे आगे दोबारा पीपल में, और वहां पे कि इन लोगों ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में बैठ के
ये लोग आपस में क्या इंटरेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या हिसाब है, तो पीपल का रोल ज्यादा आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्लोजिंग वर्क अभी होनी है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के कुछ प्रोसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा रोल वहां पे पीपल का आ जाएगा, और इसी तरह क्लोजिंग जो है वो तो खैर नेचुरली एंड हो जाएगा। तो ये जनाब इनके वो नंबर हैं जो आपकी ईसीओ में दिए हुए हैं। असेस एंड मैनेज रिस्क, ये दूसरा जो वो आपका है ना एरिया, उसकी तीसरा काम है, तीसरा टास्क है दूसरे वाले काम में से। और दूसरा क्या था? प्रोसेस। 2 इज फॉर प्रोसेस। थर्ड टास्क ऑफ प्रोसेस, ये सबसे पहले उसने रखा है यहाँ पर पढ़ाने के लिए। फिर फर्स्ट टास्क ऑफ प्रोसेस 2.1 इज एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, ये वही जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर 2.2 है, फिर 2.4 है। तरतीब से आप परेशान ना हो, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूं उसी के मुताबिक पढ़ा रहा हूं, जो आपकी ईसीओ के अंदर चीजें दी हुई हैं। तरतीब वो नहीं है, लेकिन तरतीब हम अपने फ्लो के हिसाब से बनाई हुई है। राइट जी। तो अब आप इसमें एक एक चीज को देखते हैं, तो ये अभी रिस्क के हवाले से आपको पहले इसमें नजर आता है कि वो कहता है जी पहले अपनी रिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शंस को डिटरमिन कर लें, और फिर कहता है जी आइटरेटिवली असेस एंड प्रायोरिटाइज रिस्क। ये कौन से वाले जी? ये 2.3.1 है, ठीक है जी। 2.3 में जिसके अंदर हमने क्या करना था, असेस एंड मैनेज रिस्क, रिस्क के हवाले से वो पहले रिस्क के अंदर पहली चीज बता रहा है कि पहले तो अपनी ऑप्शंस को देख लें, फिर आइटरेटिवली असेस करते रहे। मैंने आपको कहा था रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस इज अ कॉन्टिन्यूस जॉब। पहली दफा जब रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो काम खत्म नहीं हो जाता। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एज वी मूव अहेड we will keep identifying more risks and keep adding them to the list of the risks, और उनकी रिस्पॉन्स बनती रहेगी। तो एक दफा रिस्क आइडेंटिफाई होने के बाद ये आइटरेट करते रहते हैं, और साथ साथ हम इन्हें प्रायोरिटाइज करते रहते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब जो है वो आपको एजाइल के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज अगर हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजाइल में हम ये कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट बैकलॉग बना लेते हैं, उसके बाद आप ये देखें कि इस प्रोडक्ट बैकलॉग में हाई रिस्क आइटम्स कहाँ हैं। अगर मुमकिन हो सके तो हाईएस्ट रिस्क आइटम्स को पहले करने की कोशिश की जानी चाहिए, और उसका लॉजिक ये दिया जाता है कि रिस्क जितना बड़ा होगा और उसको जितनी देर से ट्रीट किया जाएगा, वो उतना ज्यादा आपके ऊपर तलवार लटकती रहेगी। अगर एक रिस्क काफी हैवी है और वो मिड ऑफ द प्रोजेक्ट तक आपके सर पे सवार है, तो कोशिश ये करें कि उसको शुरू में ही भुगताने की, अगर भुगताया जा सकता है सीक्वेंस के हिसाब से, अगर वो काम शुरू में किया जा सकता है तो व्हाई नॉट। तो हाईएस्ट रिस्क आइटम को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जा सकती है, लेकिन मैं उसके जो सीक्वेंस को नहीं तोड़ना चाह रहा, मैं उसकी वैल्यू को नहीं तोड़ना चाह रहा। तो 3 चीजें मैटर करती हैं। एक, सबसे पहले वैल्यू, उसके बाद उसका सीक्वेंस एक्टिविटीज के करने का, और तीसरा रिस्क का हाई होना। ये 3 चीजें देखी जाती हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में, चीजें जब प्रायोरिटाइज की जाती हैं। इसी तरह अगर मैं ट्रेडिशनल या प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो वहां पे भी मुझे रिस्कों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और रूल पर वही रहेगा कि जिस रिस्क से जितनी जल्दी जान छुड़ाई जा सके उतना बेहतर। ठीक है जी। रिस्क को आप पालते नहीं है, पालेंगे तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं टूल्स एंड टेक्निक क्या हैं। दिस इज जो मैंने आपको बताया, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, रिस्क एनालाइज करना है। तो अब जो एनालिसिस के टूल्स हैं, इसके अंदर क्वालिटेटिव टूल्स भी हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं, काफी सारे टूल्स हैं। उनका जिक्र जैसे जैसे इसमें आता जाता है आपको किताब में मिलेगा। फिर जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यू पुट देम इनटू अ रिस्क रजिस्टर। अब ये रिस्क रजिस्टर जो है, इसको कॉन्टिन्यूसली अपडेट रखना है। वक्त के गुजरने के साथ साथ आप रिस्क आइडेंटिफाई करते रहेंगे और नए रिस्क उसमें ऐड होते रहेंगे। फिर हर रिस्क जो है उसकी प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट निकालना है और उसकी असेसमेंट करनी है। इससे भी इसकी प्रायोरिटाइजेशन होती है रिस्कों की, कि किस रिस्क को, मतलब कौन सा रिस्क कितना कितना ज्यादा बड़ा है और किसको पहले डील करने की जरूरत है।
फिर हम उसके हिसाब से इन रिस्कों को मॉनिटर और मैनेज करते हैं। इसमें जनाब जो आपके डिलीवरेबल्स हैं उसमें रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, रिस्क रजिस्टर है, रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स हैं, और फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं। जब एग्जीक्यूशन में होते हैं तो देन वी इंप्लीमेंट दोज रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स। इसी तरह आप यहां से नॉलेज में देख सकते हैं चीजें, यहाँ पे इसको मजीद कुछ खोला होगा और डिस्कस किया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं वही डिलीवरेबल्स और टूल्स हैं। रिस्क को डिफाइन किया है, ट्रिगर बताया है क्या होता है। ट्रिगर होता है एन इवेंट or situation that indicates that the risk is about to occur। रिस्क की निशानियां, रिस्क की निशानियां, एक तो रिस्क था, अनसर्टेन इवेंट है जिसके होने का इम्कान है, और ट्रिगर क्या है, उस रिस्क के आने की निशानी, और ये आप पहले से सोच के रखते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट्स इसके अंदर जो आ जाते हैं, मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस रिस्क का इम्कान कितना है। देखें, अगर इम्कान बीच में से निकाल दूं तो ये रिस्क ही नहीं रहता। अगर मैं कहूं कि बारिश होने का 100% चांस है, तो भाई रिस्क किस बात का है, फिर तो 100% चांस है ना, 100% बारिश होगी। जब होगी तो फिर अपना मेजर लें, प्लानिंग उसके हिसाब से एडजस्ट करें, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूं कि बारिश होने का इम्कान है, से कि 20% चांस है, तो देन इट इज मोर सुटेबल कि अच्छा अगर बारिश हो गई तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, बिकॉज देन आई विल नॉट बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई वुड बी पुटिंग दैट मनी एट, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सर्जिकली राइट प्लेस के ऊपर मैं उसको प्लेस करूंगा, तब मैं इससे फायदा उठा सकूंगा। और अगर रिस्क अकर ना हुआ तो वो पैसे बच जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ रिस्क अकरिंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एक तो आपने प्रोबेबिलिटी देखी, फिर आपने कहा ये रिस्क अगर अकर हो गया तो मुझे कितना फायदा या नुकसान होगा, ये उसका इम्पैक्ट है। पॉजिटिव रिस्क का पॉजिटिव होगा तो वो अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिव रिस्क का नेगेटिव होगा तो उसका थ्रेट है। तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, और उसका तरीकाकार होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है जैसे कि 20% है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके होने वाले नुकसान या फायदे से। नुकसान फर्ज करें 1 लाख का है, तो इसका मतलब है कि द ओवरऑल जो इस प्रोजेक्ट का असर है वो 20% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख रुपया, ठीक है जी। तो इसका मतलब 20,000 रुपए का आपको आपके पास मार्जिन है। 20,000 के की अमाउंट के अंदर अंदर इस रिस्क का जो इलाज करना है कर लें। 20,000 से कम अमाउंट में अगर आप रिस्क का कोई इलाज करते हैं, इसको कम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये जस्टिफाइबल होगा, ठीक है जी। खैर ये बात आप आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा ये समझ आएगी। रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट प्लान तो होता ही बुक ऑफ रूल्स है। तो जनाब उसने कहा जी आपके रिस्क की स्ट्रेटजी क्या है वो बताएं, मेथोडोलॉजी क्या है वो बताएं, लोगों के मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेनेरिक बाय नेम नहीं कि मिस्टर असलम जो है वो रिस्क मैनेजर होंगे, ऐसे नहीं। रोल, रिस्क की ओनरशिप किसकी है, उसको कितनी ताकतें दी जाएंगी वगैरह वगैरह, मतलब रोल के हिसाब से बताएं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंडिंग कहां से आएगी, टाइमिंग क्या होगी, रिस्क की कैटेगरीज क्या हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के रिस्क होंगे, किन रिस्कों को कहां रखना है। स्टेक होल्डर रिस्क एपिटाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप पढ़ेंगे, और अगर आपका सवाल हो तो मैं आपको जवाब भी दे दूं। एपिटाइट क्या होती है, रिस्क एपिटाइट क्या होती है, रिस्क टॉलरेंस क्या चीज है। तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिस्क प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट के साथ, फिर प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट का मैट्रिक्स है जो मैंने आपको बताया, जिसे प्रायोरिटाइजेशन हम करते हैं, और रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स है, ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, ये आप गौर से पूरा लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद उस पर मेहनत भी करेंगे तब समझ आएगा। बट एनीवेज यहाँ मैं क्विकली रन थ्रू ले रहा हूँ। तो ये जनाब आपका आ गया, जैसे रिस्क क्लासिफिकेशन की बात करता है, वो कहता है जी कई तरीकों से रिस्कों को क्लासिफाई किया जा सकता है। इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हो सकती है कि इस रिस्क से असर किन किन चीजों पे पड़ेगा। तो आप इनके टाइम के हिसाब से, आप हो सकता है आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कॉस्ट कम इंपॉर्टेंट हो। सो जो भी प्रायोरिटी आपकी है, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉस्ट सबसे ज्यादा है, हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये डिफर करेगा। अगर इफेक्ट बेस्ड है तो फिर वो चीज ज्यादा रिस्की हुई ना। अगर सोर्स बेस्ड है तो फिर आप देखते हैं कि ये सोर्सेस कहाँ हैं, इंटरनल टू दी प्रोजेक्ट है, एक्सटर्नल है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, या जेनेरिक है, या फॉर दैट मैटर इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं। इट इज जस्ट
लुकिंग एट कि आप किस एंगल से रिस्कों को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। इसी तरह बिजनेस रिस्क भी होते हैं, जिसके अंदर एक तो प्रॉफिट लॉस वाला रिस्क होता है जिसको प्योर रिस्क कहते हैं। प्योर रिस्क कहते हैं जी कि फायदा नुकसान, ठीक है जी। और इंश्योरेबल जो रिस्क है वो रिस्क वो है जिसमें नुकसान नहीं होता। मतलब आप कहते हैं कि जी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस करा लूं, तो इंश्योरेंस आप कराते हैं नेगेटिविटी को कवर करने के लिए। तो इंश्योरेंस इज मेंट फॉर नेगेटिव रिस्क, सो दिस इज दैट काइंड ऑफ रिस्क। फिर ये जनाब बिजनेस रिस्क की उसने बताया कि कॉम्पिटिटिव रिस्क हो सकते हैं, कानूनी रिस्क हो सकते हैं, मॉनेटरी रिस्क हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं। तो ये आप इसके ऊपर थोड़ा और डेलिब्रेट करेंगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी। रिस्क टॉलरेंस को उसने बताया कि आपकी हद क्या है रिस्क को बर्दाश्त करने की। ये 3 डेफिनेशन जहां लिखी हुई हैं, टॉलरेंस की, एपेटाइट की और थ्रेशोल्ड, ये आपने जरूर समझी। रिस्क टॉलरेंस वो हद है जिसके दरमियान दरमियान, जिसके अंदर अंदर, इन इस बाउंड्री के अंदर अंदर ये आपकी बर्दाश्त है। जो बाउंड्री इटसेल्फ है वो थ्रेशोल्ड है। और इस बर्दाश्त में बिल्कुल जो दरमियान वाला पोर्शन आपको डार्क में नजर आ रहा है, ये मेरी एपिटाइट है। मतलब मैं यूं आप इसको एक्सप्लेन करूंगा कि रिस्क तो हमारी जिंदगी में आते रहते हैं और छोटे मोटे रिस्क हम हमारी एपिटाइट में होते हैं कि कोई बात नहीं, रोज मर्रा की मामूलात हैं, ठीक है जी। एक मक्खी आके आपको तंग करे या बुढ़ा देते हैं, आप उसका कोई थीसिस तो नहीं लिखते ना। तो दिस इज माई एपिटाइट, ये होता रहता है। इसको मैं रिस्क जानता ही नहीं हूं और मानता ही नहीं हूं, ठीक है जी। ये मेरी एपिटाइट है। फिर एपिटाइट है जो मैं हंसी खुशी बगैर किसी तकलीफ के बर्दाश्त कर रहा हूँ। टॉलरेंस जरा उसकी स्ट्रेच्ड फॉर्म है, तकलीफ से मैं किस हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर से कि एक के बजाय 50 मक्खियां आपके ऊपर पड़ गई हैं और आपको तंग किया हुआ है, तो अब आपकी हद तक आप स्ट्रेच होना शुरू हो गए। तो आपको तकलीफ तो है लेकिन अभी भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आपकी रिस्क टॉलरेंस। और रिस्क थ्रेशोल्ड वो हदूद है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के ऊपर, जिसके अंदर अंदर आपकी बर्दाश्त है। एनीथिंग आउटसाइड ऑफ दिस हद, एनीथिंग आउटसाइड ऑफ दिस थ्रेशोल्ड इज नाकाबिले बर्दाश्त। एनीथिंग इनसाइड आपने कहा जी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इसका मतलब है कि रिस्क वही चीज क्वालिफाई करेगी जो इस हद से बाहर होगी। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स को जानना होगा और उनकी रिस्क की टॉलरेंस, एपेटाइट और थ्रेशोल्ड को डिटरमिन करना होगा। समझना होगा कि इस हद से बाहर अगर कोई चीज होगी तो हमें उसको रिस्क के तौर पे आइडेंटिफाई करना चाहिए। अच्छा, मजे की बात ये कि पर्सन टू पर्सन रिस्क टॉलरेंस में फर्क होता है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप जो ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस एज्यूम करते हैं उसमें फर्क होता है। एक प्रोजेक्ट पे आपकी टॉलरेंस +-2 थी, दूसरे में हो सकता है +-5 हो। तो कहने का मकसद है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि आप कहेंगे पिछले प्रोजेक्ट में ये हुआ था अभी भी ये होगा। हो सकता है आप मतलब ये प्रेसिडेंस उठाते हैं पिछले प्रोजेक्ट से, लेकिन अगले प्रोजेक्ट में उसके थ्रेशोल्ड्स को देखते हैं और उसके हिसाब से फिर फैसला करते हैं। फिर जनाब ये उसने प्रोसीजर दिया है, गाइडलाइन, किस तरह आपने आइटरेटिवली उसको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, प्रायोरिटाइज करना है। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मतलब मैं अभी यहाँ पे चूंकि सारी तफसील में नहीं जा रहा, ये उसका एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको कहते हैं जी मोटा मोटा छांट लेना। आपके पास अगर बहुत सारे पत्थर हों बड़े छोटे, मैं आपको कहूं कि यार इनको आप छांट के जरा मुझे वो पत्थर अलग कर दें जिनका डाया 2 इंच से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? क्यों जी, इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं, क्या करेंगे आप? एक पत्थरों का ढेर है। तो 2 ठीक है, इंच की जाली लगा जी जी, ठीक एनालिसिस करते हैं शीव ना लगा सर। देंगे इस बार। शीव लगा देंगे, बिल्कुल सही है जी। तो मतलब ये है कि बगैर नापे एक शीव मेरी नपी नपाई 2 बाई 2 इंच का उसका वो स्क्वायर है, उसमें मैं पत्थरों को फेंकता जाऊंगा बेलचे से, और जो उससे पास हो गए वो 2 इंच से छोटे हैं और जो उसके ऊपर रह गए वो 2
वो इनसे ऊपर हैं, मैंने कुछ नहीं नापा, मैंने कोई पत्थर नहीं नापा, लेकिन फिर भी मैंने चुन लिए वो तमाम पत्थर जो एक खास साइज से बड़े थे। इसको कहते हैं जी क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ऐसा एक चीफ सिस्टम, आपको याद होगा मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स। ये प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स इज लाइक अ सीप सिस्टम इन विच यू पुट योर रिस्क, और वो छांट के बता देता है बड़े बड़े कौन से हैं, और फिर आप जो सबसे बड़े रिस्क होते हैं उनके ऊपर फोकस कर जाते हैं। तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में बगैर रिस्कों की तफसीलात में वक्त जाया किए हम क्वालिटेटिवली भी फैसले कर सकते हैं। लेकिन जहां पे कोई ओवरऑल रिस्क को देखना है तो हमें फिर छोटे रिस्कों को, एक एक चीज की वैल्यू को भी देखने की जरूरत पड़ती है। उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ये वो प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट का मैट्रिक्स है, और ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, यहाँ पे वो इम्पैक्ट लिखा हुआ है, और वो भी 1 से 5 के स्केल पे प्रोबेबिलिटी है, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। और इसी तरह जो नेगेटिव इम्पैक्ट, सिर्फ इसको नेगेटिव वाले पोर्शन को देखें, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई। इसी के साथ उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी दिखा दी, लेकिन इसका स्केल उल्टा रखा। इसका वेरी लो उस तरफ है, परली तरफ, और वहां से वेरी हाई की तरफ आ रहा है। खैर, आप अपने सारे रिस्कों को इनकी इसके हिसाब से क्लासिफाई करके इन डब्बों में जहां जहां प्लेस होते हैं रख दें। अब आप ये देखेंगे कि ये खास तौर पे वो डब्बे जो सेंटर में आ रहे हैं वो हाईएस्ट वैल्यू के आइटम है। आप ये देख रहे हैं 0.72, 0.39, ये वो, इसका मतलब है स्लाइड चेंज नहीं हो रही उसमें, स्लाइड स्लाइड चेंज चेंज नहीं नहीं हो हुई। अच्छा, ओके, रही। लेट मी सी। चलिए अब ठीक है। हाँ आ गई? जी हाँ। ओके, ये आपने देखी होगी वो स्लाइड अपने उसमें डेक में। आप यहाँ देखें, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक तरफ अपॉर्चुनिटीज रख दी, एक तरफ थ्रेट्स रख दी। मजे की बात ये, एक ही टेबल में मैं दोनों को, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों को ही छांट सकता हूँ। अब इसमें क्या किया, आप ये देख सकते हैं वेरी लो से वेरी हाई नीचे से ऊपर है, और नेगेटिव चीज में वेरी लो से वेरी हाई लेफ्ट टू राइट जा रही है। इसका मतलब है कि वेरी हाई इंटू वेरी हाई सबसे बड़ा आइटम 0.72 है। फिर वो 0.72 कैसे बना? अगर वेरी हाई की वैल्यू वैल्यू 0.9 रखी गई है और इधर से वेरी हाई की वैल्यू इम्पैक्ट में 0.8 रखी गई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 आ जाएगा। अगर एक्चुअल वैल्यूज है तो वो लिख दीजिए। बट एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि वो आइटम जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू के होंगे वो इस डार्कर पोर्शन में आ जाएंगे। छांट लें इधर से, फनल बन गई आपकी, सेकंड लेवल की कैटेगरी भी बन गई। आप उसको 3 कलरिंग कोड दे सकते हैं या 3 से ज्यादा कलरिंग कोड दे सकते हैं, ये आपका फैसला है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी मैट्रिक्स को 100% इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है, आप अपना मैट्रिक्स खुद क्रिएट करें। इसको समझें कि ये कैसे बना हुआ है, और इस तरह का अपनी भी कोई चीज डिजाइन करें, और अपनी ये हदूद जो भी आपने रखी हैं वो मुकर्रर करें। ये हमारे फिगर आपने नहीं लेने। ये कह रहा था जी प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट में। फिर आया था क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ये है टू असर्टेन द ओवरऑल रिस्क ऑफ योर प्रोजेक्ट। नाउ इसमें बड़ी चीजें आ जाती हैं। एक तो ये आता है कि पूरे प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, थ्रेट्स कितने हैं, और इन दोनों का जब प्लस माइनस मिला के ओवरऑल रिस्क कितना है। फर्ज करें कि सारे अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव हैं और सारे नेगेटिव जो थ्रेट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो सबको जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस में जवाब आता है। इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट नेगेटिवली इंड्यूस्ड है। इसका मतलब है बुरा होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर पॉजिटिवली है तो इसका मतलब है कि अच्छा होने के अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज्यादा हैं। तो इससे आपको अपने प्रोजेक्ट की सेहत का पता चलेगा। दूसरा, प्रोजेक्ट में किसी भी वक्त लाइफ के दौरान at any one point in time, how what is the cumulative risk at that point in time? एक तो मैंने कहा ना पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिस्क, बट व्हाट इज द cumulative risk at any one point in time during the life of a project? तो ऐसा तो आप समझते हैं कि एक ही वक्त पे एक से ज्यादा रिस्क अक्कर होने का चांस भी तो हो सकता है। हमने तो एक एक रिस्क को अलग अलग देखा है, लेकिन अगर 4 रिस्क हैं और वो एक ही जोन में आ रहे हैं
और वो इकट्ठे अक्कर हो गए तो मेरी तो तबीयत साफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो एक के बारे में सोचा हुआ था और वो चारों अगर अक्कर हो गए तो इसका मतलब है मुझे कम्युलेटिव रिस्क का भी अंदाजा होना चाहिए। तो एक वक्त में जितने भी रिस्क साइमल्टेनियसली मुझे सफर कर सकते हैं या मुझे डैमेज कर सकते हैं, वो उनका मुझे अंदाजा हो। ये चीज हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस से निकालते हैं। इसकी फिर रिस्पॉन्सेज आ जाती हैं। रिस्पॉन्सेज में ये 5 किस्म की रिस्पॉन्सेज हैं। आप तो कह रहे थे ना ट्रांसफर, ट्रांसफर एक रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, ये क्या रिस्पॉन्सेज हैं? ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तकरीबन मैकेनिज्म यही है। नेगेटिव रिस्क में खास तौर पे हम क्या करते हैं जी, एस्केलेशन है पहले। अगर वो रिस्क हमारी औकात से बड़ा है, मेरा मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल का रिस्क है, या हमारे ऊपर प्रोग्राम मैनेजर बैठा हुआ है, प्रोग्राम मैनेजर के लेवल का रिस्क है, तो मेरी तो औकात नहीं है, लेकिन रिस्क निकला कहां से है? मेरे प्रोजेक्ट के अंदर से। तो ऐसा रिस्क जो मैं खुद डील नहीं कर सकता और उसको स्ट्रेटजी या प्रोग्राम मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर को बताना है, मुझे, मैं उसको एस्केलेट कर दूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, एस्केलेट कर दूंगा। अब वो मेरी जिम्मेदारी से निकल गया। दूसरा, अगर मैं रिस्क से बच सकूं तो मैं अवॉइड कर दूंगा। अगर एक रिस्क से बचा जा सकता है, आपको पता है कि जनाब ट्रैफिक बहुत हैवी आ रही है आज सुबह इस रोड के ऊपर जिस से मैं ऑफिस जाता हूं, तो भाई जब आपको पता है कि ट्रैफिक इतनी हैवी आ रही है तो आप रास्ता ही बदल लें अपना, आप किसी और रास्ते से चले जाएं। माना कि आपका थोड़ा पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा, मगर दैट इज द कॉस्ट ऑफ अवॉइडेंस। सो आपने रिस्क, जो मुझे वहां इतना मेरा टाइम जाया होना था और पैसा जाया होना था, उससे मैंने अपने आप को बचा लिया थ्रू अवॉइडेंस। तो सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेटजी होती है वो होती है कि अगर रिस्क को पहले पहले तो खैर चले एस्केलेट किया जा सकता है, एस्केलेट कर दें। फिर आता है अवॉइड किया जा सकता है, तो अवॉइड कर लें। और अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता तो फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी मेरी आती है कि रिस्क को किसी और के कंधों पे मोड़ दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए किसी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को, वेंडर को। वो एक अलग बहस है कि किस तरह से और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, लेकिन ट्रांसफर करना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर वो भी मुमकिन ना हो या आप और ऑप्शन देखना चाहते हो, तो फिर हम कहते हैं कि मिटिगेट करो। मिटिगेट का मतलब ये है कि जो जो प्राइमरी चीजें आपकी थी आपके रिस्क में, एक प्रोबेबिलिटी और एक उसका इम्पैक्ट, दोनों में से, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती थी तो ओवरऑल इम्पैक्ट निकलता था ना, दोनों में से किसी एक को भी आपने रिड्यूस करने की कोई स्ट्रेटजी बना ली तो समझ लीजिए कि आपका रिस्क कम हो गया। देखिए जी, 20% प्रोबेबिलिटी थी 1 लाख रुपया नुकसान होने की। मैं अगर इस 20% प्रोबेबिलिटी को कम करना चाहूं, आग लगने का चांस है, मैं आग लगने के सोर्सेस गायब कर दूं और ये चांस जो है फर्ज करें 0.5% रह जाता है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि मैंने कितना रिड्यूस कर दिया। 1 लाख इंटू 0.5 कर लीजिए, 500 रुपए का रिस्क रह गया आपका। कहाँ 20,000 रुपए का रिस्क था, 500 रुपए का रह गया, आफ्टर मे बी स्पेंडिंग 2-3,000 रुपीज। सो दिस इज वायबल, ये मजेदार काम है। दूसरा ये तरीका हो सकता था कि आप कहें कि नहीं यार, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो सकती, लेकिन जिन चीजों को आग लगनी है, जो कंबस्टेबल मटेरियल इस कमरे में पड़ा हुआ है जो कि बहुत कीमती है, उसको निकाल दो यहां से, उसको कहीं और महफूज जगह पे ले जाएं। पता चलता है लाख का माल निकल गया, डैमेज जीरो हो गया आपका ऑलमोस्ट। तो इधर उसका इम्पैक्ट खत्म कर दें या उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर दें, दोनों सूरतों में आप मिटिगेट कर लेंगे। और अगर दोनों को ही कर देंगे तो बिल्कुल ही माइन्यूट हो जाएगा वो। और अगर कुछ भी ना किया जा सकता होगा तो मैं फिर रिस्क को एक्सेप्ट कर लूंगा, जिसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। मैंने कहा जी मैंने सब कुछ करके देख लिया है, सारी कैलकुलेशन करके, और ये रिस्क तो मेरे से नहीं संभाला जाएगा, तो फिर शेरों की तरह उसको बर्दाश्त करें। ये एक्सेप्टेंस। इसी तरह जो पॉजिटिव रिस्क के स्ट्रेटेजीज हैं वो सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव में चीजें, तो हम अगर तो अपॉर्चुनिटी है और मेरे बस की नहीं है, मुझे एस्केलेट कर देनी चाहिए, वो तो मैं कर दूंगा। अच्छा, अगर पहले तो मैं कह रहा था नेगेटिव में कि मैं अवॉइड करूं, अब मैं कह रहा हूं नहीं, अवॉइड तो नहीं करना, ये तो अच्छी बात है,
एक अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, तो मैं इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। मतलब ये अगर अपॉर्चुनिटी मेरी रास्ते में नहीं भी आ रही, मगर रास्ता बदल के भी मुझे उस तरफ से जाना पड़ता है, एक जगह पे सेल लगी हुई है, मैं अपने ऑफिस से रास्ता बदल के उस तरफ से जाता हूँ और उस सेल से मुस्तफीज होता जाता हूँ, मैं उसको एक्सप्लॉइट करता जाता हूँ। ठीक है जी। एनहांस करना, एनहांस करने का मतलब ये है कि मैं, जैसे मैंने कहा था कि जी नहीं, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है गलत लिखा गया है, ट्रांसफर की जगह शेयर होता है, पहले शेयर होगा फिर एनहांस होगा, खैर उसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रांसफर की बजाय मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, अब मैं कह रहा हूं कि किसी और से शेयर कर लो। ट्रांसफर का उल्टा है शेयर। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैंने विंडोज लगानी है और मैं विंडो खरीदने जा रहा हूं और मुझे पता चलता है कि ये विंडो जो है बाजार में तो 20,000 की है, लेकिन वहां पे एक सेट ऑफ 5 विंडोज मिल रहा है और वो मुझे 50,000 में मिल जाएगा। मुझे तो 20,000 की, मुझे तो एक चाहिए, मेरे तो 20,000 लगने हैं। मैं क्या करता हूं, मैं बाकी जो मेरे दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं उनसे जाके पूछता हूं भी तुम्हें ये विंडो तो नहीं चाहिए, और अगर हम शेयर करके उस विंडो को खरीद लें तो वो हम सबको 10,000 की पड़ जाएगी। इसको कहते हैं जी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना। और फिर जो था मिटिगेशन का उल्टा जो है वो एनहांस है। एनहांस का मतलब है कि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी या अपना जो इम्पैक्ट है उसको किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है, अपॉर्चुनिटी है, तो मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो वो बढ़ाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जाए या इम्पैक्ट उसका बढ़ाया जाए तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होके वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो जैसा मुझे मिल रहा है मैं उसी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हैं जी वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज। फिर जनाब आपका कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं, रिजर्व्स हैं, फॉल बैक प्लान्स हैं, या आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर असेसिंग मैनेजिंग मैनेज रिस्क का ये यहाँ खत्म हो जाता है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपने पढ़ा है, तो आप अगली दफा जरा आप बाकी सारा कुछ भी पढ़ के हैं, क्योंकि ये तो बड़ा थोड़ा सा पोर्शन था। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस? जी सर, आज फिर मैं ही बोलता रहा हूँ। सर ये जो एनहांस वाली आपने बात की है ये तो थोड़ी सी समझ नहीं आई है। पॉजिटिव रिस्क में हाउ कैन बी एनहांस्ड, इसकी कोई एग्जांपल के साथ अगर कुछ समझा दें। मैंने पढ़ा तो सारा है, ये पॉजिटिव वाला जो थोड़ा सा जो है ना। ओके, तो ये है ना सर, इस एनहांस को आप मिटिगेशन का उल्टा समझें। ठीक है जी। ये थोड़ी सी ये भी तो कंफ्यूजन है ना कि शेयर और ये इनहांस को आपस में इनकी जगह चेंज कर दें। शेयर पहले ले आए, इनहांस बाद में ले आए, ताकि ये ऊपर वाली जो पहले वाली पिक्चर है उसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए। ये बात तो समझ आई ना? क्यों जी जी? सर। अवॉइड का उल्टा एक्सप्लॉइट, ट्रांसफर का उल्टा शेयर, और मिटिगेट का उल्टा एनहांस। ठीक है, अब आपको बात समझ आएगी। मिटिगेट में क्योंकि बुरा था तो मैं कहता था कि इसको घटाओ, थ्रेट को घटाने की जरूरत थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को भी घटाने के बारे में सोच रहा था और उससे होने वाले असर को भी घटाने के बारे में मैं सोच रहा था। ठीक है जी। अब चूंकि मैं बात कर रहा हूं अपॉर्चुनिटी की, तो यहां पे घटाना नहीं है, बढ़ाव देना है। मैं चाहता हूं कि ये जो एक लॉटरी के फर्ज करें चांसेस हैं, मैं किस तरह लॉटरी में जीतने के चांसेस को बढ़ा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक के बजाय 100 टिकट ले लूं तो मेरे चांसेस बढ़ेंगे ना। तो मैं किस तरह से अपने चांसेस को बढ़ा सकता हूं, ये मैं एनहांस कर रहा हूं। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी इनहांस कर ली एक से ज्यादा टिकट खरीद कर। और अगर मैं कहूं कि जी इससे जो इम्पैक्ट होना है वो बढ़ जाए, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इनाम की अमाउंट जो है, जो उन्होंने से कि 1 लाख रखी हुई है, वो कहीं 1 करोड़ हो जाए। ठीक है जी। तो
मैं अगर इन दोनों के ऊपर कोई असरअंदाज हो सकता हूं, दोनों में से किसी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर, दोनों को बढ़ाने की मेरी कोशिश है। और अगर ये बढ़ जाएं तो मेरा ओवरऑल मेरी अपॉर्चुनिटी एनहांस हो गई। इसको ऑलवेज एंड एवरी टाइम यू हैव टू लुक एट विद द एंगल ऑफ कि ये मिटिगेशन का उल्टा है, तब बात समझ आएगी। नहीं तो एनहांस से थोड़ा बंदा वाकई कंफ्यूज हो जाता है। बात क्लियर हुई जी? जी जनाब। सर वैसे कि ये सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा ही है, लेकिन मेरे ही जहन में जस्ट एक एग्जांपल है। जिस तरह ये अगर किसी काम को आप सस्पेंड करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और वो किसी भी मतलब रिस्क की वजह से सस्पेंड होता है, लेट्स से बारिशों की वजह से काम सस्पेंड हो गया, ठीक है सर, तो वो सस्पेंशन जो है वो पॉजिटिव इन अ सेंस इस तरह आती है कि आपको आखिर में कंट्रैक्टर गेट्स दी एस्केलेशन, जितना ऊपर जाएगा वो एस्केलेशन उसको पे करनी पड़ेगी। नहीं तो सर, मे बी कंडक्टर तो ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये जो है ना सस्पेंड रहे, ताकि मेरी एंड में एस्केलेशन ज्यादा बेहतर बने। ठीक है, टाइम तो उसका ज्यादा हो जाएगा, बट ही विल अगेन गेट द एस्केलेशन आल्सो। अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हर रिस्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट एक अलग रिस्क होता है। आप एक रिस्क से कोई दूसरा फायदा नहीं निकाल सकते। दूसरा जो फायदा आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल कोई और अपॉर्चुनिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस रिस्क की बात कर रहे हैं उसकी बात करें, उसकी एक्सप्लॉयटेशन करें, उसकी जो एनहांसमेंट करनी है, जो करनी है, वो आप उस रिस्क की करें। ये कंफ्यूजन मत डालें। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि यार मैं मतलब ये एक एक वक्त में आप एक से ज्यादा चीजों को पकड़ के बैठे हुए। यू कांट डील विद एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। यू विल प्लान फॉर एवरी रिस्क सेपरेटली, एक्शन जैसे मर्जी करें, लेकिन आप जब उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी रिस्पॉन्स बनाते हैं, तो इस रिस्क का ये फायदा नहीं हो सकता कि इससे कोई और फायदा हो जाएगा। भाई अगर ये नुकसान है तो वो नुकसान को के ऊपर फोकस करेंगे, उस नुकसान को कैसे कम करना है। वो एक अलग रिस्क के तौर पे उसको आइडेंटिफाई करें कि जनाब मिसाल के तौर पे एस्केलेशन में हो जाएगी, वो जो आपने कहा, जिस एस्केलेशन आप जिसको एस्केलेशन कह रहे हैं कि बाद में एस्केलेशन हो जाएगी, वो एक अलग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ट्रीट करें। वो एक अलग अपॉर्चुनिटी है, वो एक अलग रिस्क है, उसको तो आप एनहांस करने की कोशिश करेंगे। कुछ बात समझ आएगी? याद रखिए ठीक हर है सर। रिस्क को आपने 3 टुकड़ों में बांटना है। ये जो रिस्क है इसकी वजह क्या है? लेकिन सर मैं सिर्फ ये बात करने लगा था कि मुझे कंस्ट्रक्शन के अंदर हम्म, पॉजिटिव रिस्क की कोई कहीं भी समझ नहीं आई, कोई एग्जांपल समझ नहीं आई कि कहीं पॉजिटिव रिस्क भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव रिस्क भी हो सकता है। आप मुझे ये बताइए। लेकिन सर लॉटरी चटरी में तो हो सकता है। नहीं, लॉटरी को जी छोड़ सर। दें, हम लॉटरी को छोड़ दें। आप मुझे ये बताइए, क्या ये आपकी खुशकिस्मती नहीं है कि जिस जगह आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ईंटों का भट्टा उसके करीब ही है? बताएं मुझे, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको कभी नहीं मिली जिंदगी में? सर क्यों ये जी? अपॉर्चुनिटी है ना सर, इसको तो रिस्क पॉजिटिव रिस्क तो नहीं कहा सकता जा सकता ना पॉजिटिव सर। रिस्क है ना सर जी। मतलब ये कि आप आपका बॉस कहता है नहीं यहां से नहीं लेना, तो बन गया ना आपका वो 300 किलोमीटर का चक्कर। या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं जी ये तो मतलब ये तो हमारे एरिया में नहीं आता, इसे तो आप ले ही नहीं सकते, तो वो आपको जो बेनिफिट था, अपॉर्चुनिटी गायब होगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा आप काम करें जिसमें बारिशों का होना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप डैम पे काम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, डैम की मेंटेनेंस कर रहे हैं, समथिंग लाइक, तो वहां बारिशों का होना आपके लिए फायदेमंद है। हो सकता है एक आदमी का रिस्क किसी और प्रोजेक्ट वाले के ऊपर या किसी और काम के ऊपर वो बारिश का होना रिस्क हो, और आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपका डैम भर रहा है, तो आपकी इस डैम को भरने के हवाले से आपकी कोशिश ये होगी कि खूब बारिशें हों, ज्यादा से ज्यादा बारिशें हों। अब जैसे सऊदीया में ये अपना अबू धाबी में इन्होंने अभी वो आर्टिफिशियल बारिशें शुरू की हैं ड्रोन्स के थ्रू। अब वो क्या है, वो इलाका जिसमें साल में 10 दिन बारिश नहीं होती,
वहां वो अपनी मर्जी से बारिशें करा रहे हैं। वो अलग बात है, मैं इकोसिस्टम में जो डिस्टरबेंस आएगी उसको मैं भी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वो एनहांस कर रहे हैं इस बारिश के होने के चांसेस को, ताकि उनकी ग्रीनरी बढ़ सके। ठीक है जी, यही बारिश किसी और के लिए उस्ताद भी हो सकती है। तो मतलब ये कि अगर आप थोड़ा सा गौर और फिक्र करेंगे तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी। असल में हम लोग चूंकि नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा फोकस्ड हैं, तो हमें वो तो बहुत नजर आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अमूमन हम मिस कर देते हैं। हमारे बगल बगल में एक अपॉर्चुनिटी पड़ी होती है और हम उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एमईएस वालों ने क्या किया। कोई एमईएस के बॉस आए ने, उन्होंने देखा कि सरिया बड़ा सस्ता हुआ, लोहा आयरन बहुत सस्ता हुआ है, उन्होंने सरिया बल्क में खरीदवा लिया। जरूरत भी नहीं थी, उन्होंने कहा जी सरिया फिर तो कभी इतना सस्ता होगा नहीं, उन्होंने बल्क में खरीदवा लिया। अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उल्टा उनके लिए बाद में जाके नेगेटिव रिस्क बन गई। कैसे? वो साहब तो चले गए और उन्होंने उसको स्टोर करवा दिया। ये जहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं है जो आर्मी का सेक्टर, उसमें एक बड़ा सा शेड, बड़े बड़े शेड बना के उनके अंदर स्टोर करा दिया, और वो खुद पोस्ट आउट हो गए, और उसके बाद वो भी भूल गए और उनके बाकी लोग भी भूल गए। वो सरिया वहां पड़ा पड़ा खराब हो गया, जंग लग गया, जो भी कुछ था, ना मेंटेनेंस हुई, स्टोरेज की कॉस्ट अलग पड़ी, शेड बनाए उसकी कॉस्ट अलग पड़ी, और उसको इस्तेमाल भी नहीं किया। हर एमईएस के प्रोजेक्ट में नया सरिया खरीदा जाता रहा, इस्तेमाल होता रहा। एक दफा कहीं किसी ने खोला शेड तो पता चला कि जनाब इसके अंदर तो सरिया भरा हुआ है छत तक। जब उसके रिकॉर्ड खुलवाया गया तो पता चला कि ये उस जमाने में खरीदा गया था, और उसके बाद वो सब लोग भूल गए। तो मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी इस तरह आपके लिए दर्द सर भी बन सकती है। तो सोच समझ के, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के और थ्रेट के दरमियान का फासला बड़ा बारीक सा होता है। जरा सी बात से आप उस अपॉर्चुनिटी को खराब करके थ्रेट बना सकते हैं। आई होप कुछ ना कुछ बात बनी होगी, कुछ ना कुछ लॉजिक समझ आया हो कि ऋषि साहब। सर मुझे तो एक बात समझ आती है, जी जी। जैसे ये गपले करने के बाद आग लगा दी जाती है हम्म। ताकि सारे गपले कवर हो जाए और सब कुछ जो है ना वो ठीक हो जाए, जी जी। ये कोई पॉजिटिव वाली बात नजर आती है? बट या दिस ये इज जो नॉट फैक्ट्रियां पॉजिटिव जलाई जाती हैं, सर। हाँ वो क्या है, फैक्ट्रियां जलाई जाती हैं इंश्योरेंस से पैसा लेने के लिए, जैसे मुझे एक बात ये बताएं, भी मे बी कि ये पॉजिटिव है। इंश्योरेंस से पैसा लेना कौन सा पॉजिटिव चीज है? एनीथिंग विच इज अनएथिकल प्रोफेशनली कैन नॉट बी गुड। बात खत्म हो गई, इसको डिस्कस ही नहीं करें। और अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है कि जी मैं ऐसे करके पैसे बना लूंगा, भाई वो मुजरिम है। क्या आप मुजरिम है? सोचें जरा इस बात को। मतलब जुर्म फायदा नहीं हो सकता, जी सर। उसको अपॉर्चुनिटी ना कहें। अगर चले आप, सर हम इसके ऊपर, मैं भी इसके ऊपर हम सोचते हैं, देखते हैं ना कुछ शायद कोई बेहतर कोई बिल्कुल चीज। मैं यही चाहता हूं कि इसके ऊपर आप जरा डिस्कस करें, गौर व फिक्र करें, और आप ये समझेंगे कि वाकई यार ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारी नजर से छुपी हुई हैं, और हम उनको केयर ही नहीं करते। अपॉर्चुनिटीज आर देयर बट वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग देम। इसके लिए थोड़ी सी आपको वो जो क्या क्रिएटिव एक्सरसाइज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, तब ये चीजें सामने आएंगी। जनाब जी, तैमूर साहब आपकी तरफ से कोई पॉइंट? नहीं सर, ठीक है जी, समझ गया। हसीब, आप आपकी तरफ से मैं एग्जांपल एक्सपेक्ट कर रहा था कोई। क्यों हसीब? जी हाँ, मेरी तरफ से एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने कोई फंक्शनलिटी सर्वर बेचा है, यानी जो एप्लीकेशन कोई सर्वर हाँ बेचा है, लेकिन उन्होंने बैकअप सोल्यूशन ही लिया, तो उनको आप बैकअप सोल्यूशन दे सकते हैं कि यार इसका तो बैकअप लाजमी है, तो आप ऐसा करें, बैकअप सोल्यूशन ले लें। तो वो अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए जनाब, कि आप एक जी बैकअप जनाब, सोल्यूशन दे दें। रशीद साहब, आपने एक प्रोजेक्ट करके दिया है और उसके पीछे अपॉर्चुनिटी है कि अगला प्रोजेक्ट भी मिलेगा। और ये तो चले एक प्रोजेक्ट और दो प्रोजेक्ट की बात है, यहाँ पे विद इन दी प्रोजेक्ट भी आपको इस किस्म की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी।
या फॉर दैट मैटर अभी ये जैसे जो दासू डैम पे ये लोग काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, एफडब्ल्यू, चाइनीज कंपनी वगैरह जो भी हैं, वो लोग दे विल लर्न आउट ऑफ इट एंड नेक्स्ट टाइम दे विल बी कैपेबल एनफ टू हैंडल डैम प्रोजेक्ट्स। एफडब्ल्यू ने कभी कोई डैम का प्रोजेक्ट तो नहीं किया ना, तो दे विल बी कैपेबल एनफ टू हैंडल इस तरह का प्रोजेक्ट करने के काबिल हो सकेंगे। जी जनाब, एनीथिंग एल्स बिफोर वी क्लोज द सेशन? सर मेरे ख्याल 12:30 बज गए हैं जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो आप इस करते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करें। ओके सर, टेक केयर। फिर इंशाल्लाह हम अगले वेंसडे को मिल रहे हैं। जी सर, वेंसडे को हम मिलेंगे और आप वो जरूर कर लीजिएगा, क्विज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है चले, हाँ बिल्कुल ठीक, चले, ओके ओके, थैंक थैंक यू यू वेरी जी। मच। चैप्टर खत्म करके आना है आपने, थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट इंशाल्लाह। करके आना है। थैंक यू, चले, टेक ओके केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके जनाब, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।